नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछला जो हमारा वीडियो था एमएसएसओ का जो टारगेट बैच चल रहा था केजीएमयू और एमसीआरई और उसके अलावा कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ का, तो इन तीनों का कंबाइंड बैच जो चल रहा था उसमें अभी तक 22 वीडियोज़ आ चुके हैं। ये मैं अपार्ट फ्रॉम PYQ बात कर रहा हूँ। एक हमारा जो MSSO PYQ सीरीज चल रहा है उसके अलावा ये 22 वीडियोस थ्योरी रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे और थ्योरी रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उसको कवर किया है। तो पिछले वीडियो में जो कि 22nd वीडियो था उसमें हमने 10th क्वेश्चन तक यहाँ पे कवर किया था थ्योरी के अलावा। तो अब बाकी जो उसके बचे हुए थे हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इंडिया में और किस तरीके से हेल्थ में काम होता है, क्या फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, वो हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये। और ये चूँकि फ्री का इनिशिएटिव है और इसमें मैं जितना हो सकता है टाइम निकाल के करता हूँ, क्योंकि मैं पेड बैच भी चला रहा हूँ। तो पेड बैच चलाने की वजह से उसमें ज़िम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो पेड बैच में मैं इंगेज हो जाता हूँ कंटेंट और बाकी चीज़ों के चक्कर में, तो इसलिए इधर थोड़ा सा कम टाइम दे पा रहा हूँ। बट जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। जितने लोगों को पेड बैच अभी भी ज्वाइन करना है उनको PDF मटेरियल मिल जाएगा जितना भी है, और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो अभी तक 17 लेक्चर हो चुके हैं और उसमें थ्योरी लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो आपको मिल सकता है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव का लॉन्च ईयर क्या है और उसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिलेटेड फैक्ट्स क्या हैं, वो हमने इसमें कवर किया है 1 बाय 1। तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जिसको ABPMJAY बोलते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में लॉन्च हुआ। क्या काम है इसका? प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर। तो ये दोनों ध्यान रखना, ये सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर के लिए है, प्राइमरी हेल्थ केयर तो फ्री है। की फीचर्स क्या है? 10 करोड़ फैमिलीज़ को यानी 50 करोड़ इंडिविजुअल को कवर कर रहा है ये स्कीम, और 5 लाख रुपए एनुअल हेल्थ कवर प्राप्त देता है पर फैमिली को फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फैमिलीज आइडेंटिफाइड थ्रू सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC अकॉर्डिंग टू 2011। और इसके अलावा भी कई सारे क्राइटेरियाज हैं जिसमें दिया गया, जैसे रिसेंटली आशा वर्कर को और PM वय वंदना योजना जिसमें बुज़ुर्गों को दिया जा रहा है 70+ को। नमस्ते योजना, नमस्ते आप लोगों को शायद ना पता हो तो बता दूं, नमस्ते मतलब जो है नेशनल एक्शन प्लान है फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन प्रोग्राम। तो जो मैनुअल जैसे आप देखा होगा कि सीवर में उतार देते थे साफ़ करने के लिए, तो अब वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। जो है बुलाएगा और वो काम कराएगा उसके लिए जो है उसके ऊपर FIR हो जाएगा, जो भी उसके अंदर जुर्माना है। तो उस नमस्ते यानी जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया है, और अलग अलग स्टेट का अलग अलग जो है क्राइटेरिया बना रखा है। एंड देन लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम इन द वर्ल्ड, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल प्रोवाइड ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, फोकस ऑन हॉस्पिटलाइजेशन, डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिकेशंस। तो हॉस्पिटलाइजेशन मतलब इसमें OPD सर्विसेज फ्री नहीं होती हैं, इसमें होती है IPD सर्विसेज। IPD मतलब जब एडमिशन हो जाता है पेशेंट का, लेकिन जिसमें हाई कॉस्ट, मान लिया OPD में ही दिखाया आपने और लिख दिया MRI CT स्कैन, तो ऐसे में जो है डे केयर में एडमिशन दिला के उनका हो जाता है MRI CT स्कैन भी। तो ये है। और दूसरा एक और चीज़ रह गया, जैसे हमने आशा बताया, तो इसी तरीके से आंगनवाड़ी वर्कर के लिए भी जो है एलिजिबिलिटी है, और आंगनवाड़ी वर्कर एलिजिबल हो गई तो उसके फैमिली में जितने लोग हैं राशन कार्ड में सबको जो है सबका बन जाता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो डिजिटल मिशन मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जिस पे डिजिटली हेल्थ प्रोवाइडर और हेल्थ सीकर दोनों को रख दिया जाए, और जिससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे क्या होगा कि आपको जो रिकॉर्ड्स लेके टहलने पड़ते हैं, आपका प्रिस्क्रिप्शन स्लिप लेके टहलना पड़ता है, अगर गायब हो गया तो फिर आपकी रिकॉर्ड गायब हो गई, तो वो सब चीज़ों से झंझट से दूरी हो जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हो आभा ID बनाई जा रही है ना,
आभा आईडी का मतलब ही यही है कि आपका डिजिटल अकाउंट बना दिया जाता है, और ये 2020 में लॉन्च हुआ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। और उस आभा आईडी पे आपके प्रिस्क्रिप्शन, आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट, सारा कुछ उस पर अपलोड हो जाता है। तो मान लिया जिस डॉक्टर को दिखाया, फिर उसको 2 साल बाद दिखाने आ रहे हो, तो उस आईडी पे क्लिक करोगे तो सारा कुछ एक्सेस कर पाओगे। तो ये डिजिटल इकोसिस्टम इसलिए करना स्टार्ट किया जिससे जो फाइनेंशियल हार्डशिप और रिमोट एरियाज़ में नहीं पहुंच पा रहे हैं डॉक्टर एक्सपर्ट, और रिमोट एरियाज़ के लोग ड्यू टू लैक ऑफ जो है कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन या टाइम की वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक पहुंचने के लिए डिजिटल मिशन के थ्रू उन्हें कवर किया जाएगा। तो उसमें CHO जो एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे होते हैं, उनके थ्रू वहाँ के लोगों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन भी हो जाएगा, ई संजीवनी के माध्यम से। वो सारी चीज़ें आगे आपको मिल जाएगी। तो इस्टेब्लिशिंग अ डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम फॉर सीमलेस हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया, ये है आयुष्मान डिजिटल मिशन का उद्देश्य। डिजिटल हेल्थ आईडी फॉर एवरी सिटीजन इंटीग्रेट्स हेल्थ रिकॉर्ड्स अक्रॉस हॉस्पिटल, क्लिनिक्स एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, सिक्योर डाटा एक्सचेंज अक्रॉस सिस्टम। तो ये आभा आईडी जो बनाई जा रही है वो इसी के जो है तहत बनाई जा रही है। अवेलेबल टू ऑल इंडियन रेजिडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ इनकम और लोकेशन। इसमें इनकम लोकेशन का कोई जो है रोल नहीं है। सपोर्ट्स टेलीमेडिसिन, जो अभी हमने आपको बताया, ई संजीवनी, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन एंड health data portability, part of India's digital India vision, provides access to electronic health records and personal health data। तो ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएंगी। एंड देन आयुष्मान मित्रा, तो आयुष्मान मित्रा उन्हें कहा जाता है जो आयुष्मान भारत की स्कीम को आप आम जनमानस को जो है बेनिफिट दिलाने में उनको इंफॉर्मेटिव काउंसलिंग करेंगे, उनको आयुष्मान कार्ड बनाने में हेल्प करेंगे। तो फैसिलिटेट एनरोलमेंट एंड फैसिलिटेशन फॉर आयुष्मान भारत योजना एंड असिस्ट बेनिफिशरीज। तो ये जो है ट्रेनिंग इनको मिली हुई होती है, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हुए होते हैं, उन्हें ही आयुष्मान मित्र बनाया जाता है। मस्ट बी द पार्ट ऑफ फैमिलीज एलिजिबल अंडर PMJAY। तो PMJAY का जो गाइडलाइन है उसके अंदर एलिजिबल होना चाहिए। एंड हेल्प सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ स्कीम एनरोलमेंट। तो ये जो स्कीम का एनरोलमेंट है उसको हेल्प करते हैं इम्प्लीमेंट करने में। एंड देन आयुष्मान वय वंदना कार्ड, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि 70+ के लिए अभी लॉन्च हुआ। और कब हुआ ये? 29 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुआ। प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन 70+ ईयर्स विद कवरेज अंडर द आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना के अंडर अगर 70+ कोई भी व्यक्ति हो गया है तो ऑटोमेटिकली वो कवर होगा। उसका सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए। अगर जो ऑलरेडी उसमें उनका डेटा लिंक्ड है तो ठीक है, नहीं तो वो आप नया क्रिएशन भी कर सकते हो उनका आधार का डिटेल डाल के। अगर आधार के मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर पे OTP आता है तो OTP से ही वेरीफाई होकर आभा कार्ड बन जाता है। आभा कार्ड, सॉरी, ये आयुष्मान भारत कार्ड। आ स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड फॉर सीनियर सिटीजन प्रोवाइड्स कैशलेस एक्सेस। मतलब जो आपका आयुष्मान भारत कार्ड का स्कीम का पूरा बेनिफिट है वही सेम यहाँ पे भी मिलता है, बट सिर्फ एज 70+ होना चाहिए। एंड देन आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा कार्ड। तो अभी आभा कार्ड के बारे में बताया ही हमने कि ये एक ऑनलाइन अकाउंट है, रिपोजिटरी सिस्टम है जिसमें सारी डेटा, आपका प्रिस्क्रिप्शन, आपके डायग्नोस्टिक और आपकी पैथोलॉजी के टेस्ट सारा उसमें अटैच कर दिया जाता है, जिससे आपको जो है पूरे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का लेके दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये 2021 में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक्सटेंशन। तो किस चीज़ में एक्सटेंशन हुआ है? एक्सपेंड द कवरेज एंड बेनिफिट ऑफ आयुष्मान भारत योजना इन एडिशनल एरियाज एंड फॉर मोर सर्विसेज। जैसे अभी हमने बताया ना, आयुष्मान में जो है आशा वर्कर को, आंगनबाड़ी वर्कर को, सफाई कर्मचारी को, और जैसे कुछ कुछ जगहों पे जो लेबर क्लास के लोग हैं उनका लेबर कार्ड बना है तो उस पर भी उनकी एलिजिबिलिटी मान ली गई है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग अकॉर्डिंग। तो ये इसी को एक्सटेंशन बोला गया है। एडिशनल जो उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे हमने सेग्रीगेट किया है, ठीक है। तो उसको रिवाइज करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ इंडिविजुअल्स। आयुष्मान वय वंदना कार्ड, स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फॉर सीनियर सिटीजन। एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एम्स टू डिजिटलाइज द हेल्थ रिकॉर्ड्स। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा अकाउंट, डिजिटल हेल्थ ID विच अलाउज पोर्टेबिलिटी ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स। आयुष्मान मित्रा फील्ड फैसिलिटेटर्स हु हेल्प इन
enrollment and smooth implementation of Ayushman Bharat scheme. And प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइड सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर। तो हमेशा ध्यान रखना है कि सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर पे ही जो ये आयुष्मान कार्ड काम करेगा। प्राइमरी जो होता है वो फ्री होता है ऑलरेडी। तो प्राइमरी कहाँ मिलता है आपको? CHC PHC पे, ठीक है, CHC PHC और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके जो चार्जेस हैं वो शून्य हैं लगभग, तो वहाँ कवर नहीं होगा। बट सेकेंडरी मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और मेडिकल कॉलेजेस में या रिसर्च सेंटर्स में वहाँ पे आपको जो है आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट मिलेगा इन IPD सर्विसेज। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। एंड देन गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर पे कितना खर्च करता है? 1.35% ऑफ GDP वॉज एलोकेटेड टू हेल्थ केयर इन 2019-20, accounting for 41.41% of total health expenditure in the country. Out of pocket expenses accounted for 47.1% of total health expenditure in 2019-20, indicating significant financial burden on household. तो जो WHO की रिकमेंडेशन है उससे भी हमारा गवर्नमेंट कम खर्चा करता है। और अभी जो बजट आई है उसमें कैंसर की और बहुत ही ऐसी जो इसेंशियल मेडिसिन है लगभग 35 मेडिसिन पे टैक्सेस हटा दिए हैं। और कुछ और इन हेल्थ से रिलेटेड जो है ना एक और इनिशिएटिव लिया गया कि जो कैंसर का पैलिएटिव केयर सेंटर है वो हर डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। तो इस तरीके से कुछ इनिशिएटिव्स हैं, वो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो रिसेंट इसमें अमेंड हुआ है। एंड हेल्थ इंश्योरेंस अराउंड 41% ऑफ हाउस होल्ड्स हैव सम फॉर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th एडिशन। टोटल फर्टिलिटी रेट में काफ़ी सुधार हो गया है। 2.0 मतलब एक कपल औसतन 2.0 बच्चे पैदा कर रहा है। चिल्ड्रन पर विमेन सिग्नलिंग स्टेबलाइजेशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट जो है वो भी काफ़ी कम हो गई है। अंडर 5 मतलब जिसको हम चाइल्ड मोर्टालिटी रेट बोलते हैं 41.9 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो हुई है, इन्फेंट मतलब कि जो 28 डेज से 1 साल होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 28 हो गया है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इस जो है डेटा जारी करता है, बट ये इंडिया के भी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसका भी डेटा है। डेथ पर 1000 लाइव बर्थ इज 35.2 जो कि NFHS 5 का है। और जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का है उसका डेटा 28 है। नियोनेटल मोर्टालिटी रेट होता है जो 0 से 28 डेज का होता है, तो उसको नियोनेटल बोलते हैं। 24.9 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट होता है वो 1 लाख पे होता है, ठीक है। और जो चाइल्ड और नियोनेटल या इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है वो 1000 पे होता है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट 97 पर 1 लाख लाइव बर्थ एज पर द 2018-20 data, indicating progress in maternal health but still room for improvement। तो जो इकोनॉमिक सर्वे 2022 और 2023 का है वो ये डेटा है। अब इसमें और इम्प्रूवमेंट की बात कही जा रही है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कौन सा गोल है ये आप लोग हमें बताएं। इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था जिसमें मैटरनल मोर्टालिटी रेट को कम करने की बात कही गई। इंस्टीट्यूशनल बर्थ 88.6% अब बर्थ अकर इन हेल्थ इंस्टीट्यूशन, जो हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पहले बहुत कम होता था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ा है। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ाने के लिए कौन सा स्कीम है? प्रधानमंत्री जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। हेल्थ केयर वर्कफोर्स एंड जियोग्राफिकल इनइक्वालिटीज, डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो जो कि अब 1834 हो गया है, यानी 834 पेशेंट पे एक डॉक्टर हो गया है, जो कि सब मिला के आयुष के जो डॉक्टर्स हैं। अब आयुष क्या है? आयुष एक ट्रेडिशनल मेडिसिन की प्रैक्टिस है जिसमें A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी। तो इन जो 5 तरीके की प्रैक्टिसेस हैं इनके डॉक्टर्स को भी मिला के 834 पेशेंट पे एक डॉक्टर है। अगर सिर्फ एलोपैथ लेंगे तो वो रेशियो बहुत कम हो जाएगा। तो ये आयुष मिनिस्ट्री कब बनाया गया था? 2014 में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, विच इज़ हायर देन द WHO प्रिस्क्राइब। WHO 1000 पे कम से कम एक डॉक्टर
रखे जाने की बात कहता है, जो गाइडलाइन है, बट स्टिल इनसफिशिएंट टू मीट द ग्रोविंग डिमांड फॉर हेल्थ केयर। जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी मीन्स कि जो 2/3 पॉपुलेशन है इंडिया की वो रूरल एरियाज़ में रहती है, लेकिन जो 73% बेडेड हैं हॉस्पिटल में वो अर्बन एरियाज़ में है। तो ये जोग्राफिकल इनइक्वालिटी है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक ग्रामीण स्तर तक डॉक्टर की पहुंच कम है और मरीजों की पहुंच अर्बन स्तर तक ही आनी पड़ती है उन्हें अपनी ट्रीटमेंट के लिए। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का क्या जो है इनिशिएटिव है वो इसीलिए है जिससे ग्रास रूट लेवल तक वो हेल्थ केयर सिस्टम को पहुंचा पाए। ठीक है, तो की इनिशिएटिव आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आया, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रमोट करने के लिए काफ़ी अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोग्राम लेके आया। एंड इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, जो कि टारगेटेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, फोकस्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जो कि 0 डोज चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वेमेन टू रिड्यूस वैक्सीनेशन गैप, तो वैक्सीनेशन गैप को ख़त्म करने के लिए। डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव जो इसके अलावा और है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अलावा कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जिसको कोविन बोला गया। ई संजीवनी क्या है? एक टेलीमेडिसिन की प्रैक्टिस है जिसमें CHO या पेशेंट भी रिमोट एरियाज़ के रजिस्टर करते हैं और डॉक्टर से, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं मेडिकल कॉलेज के या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड हैं, उनसे प्रेस्क्रिप्शन लेते हैं। टेलीमेडिसिन सर्विस ऑफरिंग रिमोट हेल्थ केयर कंसल्टेशन टू पेशेंट्स स्पेशली इन अंडर सर्व्ड रीजन। एंड पोषण दीदी एक कार्यक्रम है, चैटबॉट बेस्ड इनिशिएटिव है फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन काउंसलिंग टू यूजर्स। एंड निक्षय 2.0 वो पोर्टल है। निक्षय मतलब कि ये टीबी के लिए है। टीबी क्या है? एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब कि संचारी रोग। संचारी रोग मतलब जो किसी के टच में आने से फैले। ठीक है, तो ये एक छुआछूत रोग कह सकते हैं, लेकिन कैसा? ये एयरबॉर्न है और अगर कोई टीबी वाला पेशेंट है, वो खांसता है, छींकता है, उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके मुंह में या नाक से इंसर्ट होते हैं, तो आपको होने के खतरे होते हैं। ठीक है, तो ये जो टीबी है वो इसकी बैक्टीरिया का नाम क्या है? वो माइकोबैक्टीरियम है। ठीक है, तो इस माइकोबैक्टीरियम से टीबी होने का खतरा रहता है। तो निक्षय 2.0 वो जो पोर्टल है वो बेसिकली इसी टीबी रोग को इरेडिकेट करने के लिए लाया गया था। 2025 इसका टारगेट रखा गया था, बट ये 2025 में अचीव नहीं हो पाया, तो अब इसका टारगेट 2030 कर दिया गया है। अब इसमें इनिशिएटिव्स जो हैं, ई संजीवनी का जो 2020 में लॉन्च हुआ, अभी आपको हमने बता ही दिया कि इसमें कैसे कंसल्टेंसी करते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसको अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य मंदिर नाम दे दिया गया है। तो वीडियो एंड ऑडियो कंसल्टेंसी होती है पेशेंट के बिहाफ पे। जो CHO होता है वो उसकी जो है सारी पैथोलॉजी और सारा जो वाइटल्स है वो बता के डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन दिलाता है। एंड जो इसमें एक और होता है आउट पेशेंट कंसल्टेंसी, वो पेशेंट का भी होता है। तो इसमें पेशेंट रजिस्ट्रेशन होता है एंड देन रिक्वेस्ट फॉर टेली कंसल्टेंसी होती है, जो स्टेप्स हैं, एंड देन वर्चुअल कंसल्टेशन विद डॉक्टर एंड फॉर रिसीव डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन। एलिजिबिलिटी अवेलेबल टू ऑल इंडियन रेजिडेंट्स, रूरल एरियाज प्रायोरिटीज़ पे होता है। ठीक है, एंड ई प्रिस्क्रिप्शन डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन वही ई संजीवनी का ही एक पार्ट है, तो उसी के इसमें डिस्कस किया हुआ है। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जो अभय अकाउंट के बारे में मैंने बताया 2021 में लॉन्च हुआ, वो भी रिपीट हो रहा है। टेलीमेडिसिन एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो टेलीमेडिसिन एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो कि 2020 में ही लॉन्च हुआ, सेम ई संजीवनी वाला ही इसमें जो तौर तरीका है वो काम आता है। और आयुष्मान भारत वय वंदना योजना, ये पुराना योजना है, बट यहाँ पे जो दिया हुआ है ये 2024 में ही लॉन्च हुआ है 29 अक्टूबर को, तो इसको स्किप करना, इसको इस डेटा को, फैक्ट को इग्नोर करना। तो ई संजीवनी ई प्रिस्क्रिप्शन वय वंदना योजना, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। ओवरऑल बेनिफिट ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है? वाइडर एक्सेसिबिलिटी एंड टेलीमेडिसिन के थ्रू रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट। अब हेल्थ केयर कॉस्ट कैसे रिड्यूस होता है? सपोज़ करो कोई 80 किलोमीटर दूर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचता है, तो उसका आने जाने में, और फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचता है तो भीड़ इतनी होती है, 2 घंटा उसको पर्ची बनवाने में लगता है। पर्ची बनवा लिया तो फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए 2 घंटा लगता है। डॉक्टर को दिखा दिया, डॉक्टर ने कोई टेस्ट लिख दिया, पता लगा उसको एक्सरे कराना है, तो एक्सरे के लिए फिर वो 1 घंटा लाइन में लगे, तो ऐसे करके पूरा दिन निकल जाता है। तो वो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए जो है टेलीमेडिसिन
और बाकी डिजिटलाइज करने की प्रयास की जा रही है। होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट, होलिस्टिक हेल्थ मतलब सर्वांगीण स्वास्थ्य संबंधी समस्या का समाधान करना। फोकस ऑन सीनियर सिटीजन, और जो वय वंदना योजना है और भी मल्टीपल योजनाएं हैं जिससे जो है बुजुर्गों पे फोकस करना। कुछ क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना? तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर। विच ईयर वॉज द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च? तो 2020 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ। व्हाट फीचर डज द आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट प्रोवाइड? तो आभा अकाउंट क्या प्रोवाइड करता है? डिजिटल आईडी लिंक टू हेल्थ रिकॉर्ड्स। हु कैन अवेल ऑफ द आयुष्मान वय वंदना कार्ड? तो जो 70+ हैं वो आयुष्मान वय वंदना कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। विच इनिशिएटिव फोकसेज ऑन प्रोवाइडिंग टेली कंसल्टेशन सर्विसेज टू रिमोट एरियाज ऑफ इंडिया? तो ये ई संजीवनी। हाउ डज द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बेनिफिट सिटीजन? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कैसे बेनिफिट देता है? बाय इंटीग्रेटिंग हेल्थ रिकॉर्ड अक्रॉस हॉस्पिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ई प्रिस्क्रिप्शन? तो ई प्रिस्क्रिप्शन से संबंधित क्या ट्रू है? इट इंश्योर्स ऑथेंटिसिटी एंड रिड्यूसेस डिस्पेंसिंग एरर्स। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द आयुष्मान मित्र? तो आयुष्मान मित्र का काम क्या होता है? पर्पज क्या है? टू असिस्ट इन स्कीम एनरोलमेंट एंड क्लेम्स प्रोसेसिंग। Which initiative is specially designed to help senior citizens age 70 and above with health insurance? तो आयुष्मान वय वंदना कार्ड। Which initiative provides access to telemedicine services at health and wellness center? तो ये कौन सा है? ई संजीवनी एंड टेलीमेडिसिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के थ्रू जो प्रोवाइड की जाती है। व्हाट इज द टोटल कवरेज ऑफ फैमिली अंडर द आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना? तो ये 10 करोड़ फैमिली और 50 करोड़ इंडिविजुअल। Which initiative provides access to health records and services for every Indian citizen through a unique health ID? तो ये है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आभा अकाउंट जिसको कहते हैं। Which of the following is a key feature of आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? तो की फीचर क्या है? लिंक्स हेल्थ रिकॉर्ड्स अक्रॉस हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स। As of 2025, how many individuals are targeted to have digital health records under the आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? तो कितना टारगेट रखा है? 23 करोड़ का टारगेट रखा है कि 23 करोड़ लोगों का डिजिटल अकाउंट होना चाहिए। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्राइमरी पर्पज क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर एट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग टेलीमेडिसिन consultations particularly for rural areas? तो ई संजीवनी। What is the health insurance coverage under the आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना for a family? 5 लाख। In which year was the आयुष्मान भारत वय वंदना कार्ड लॉन्च? तो ये 2024 में लॉन्च हुआ 29 अक्टूबर को। What percentage of total health expenditure in India was out of pocket expenditure? यानी 2019-20 में भारत कुल स्वास्थ्य व्यय का कितने प्रतिशत का हिस्सा आउट ऑफ पॉकेट खर्च था? तो 47.1%। विच इनिशिएटिव अलाउज द पोर्टेबिलिटी ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स अक्रॉस द हेल्थ केयर सिस्टम? तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आभा अकाउंट। तो कुछ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। प्रिवलेंस देख लेते हैं मेंटल हेल्थ का। तो 10.6% ऑफ एडल्ट्स in India suffer from mental disorder according to the National Mental Health Survey 2015-16। तो 10.6% एडल्ट मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं। द मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट गैप, जो कि ट्रीटमेंट गैप है फ्रॉम 70 to 92% across different mental health condition indicating a significant lack of access to necessary care and services। यानी 70 से 92%, यानी 100 में से लोग लगभग 70 से 92 लोग इलाज ही नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि एक तो स्टिग्मा है, दूसरा एक्सेस नहीं है रिसोर्सेस का। की चैलेंजेस क्या है? स्टिग्मा मतलब कलंकित महसूस करते हैं जिनको, या महसूस कराया जाता है उस परिवार को जिनके परिवार में किसी को मेंटल इलनेस हो जाता है। लिमिटेड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की संख्या भी कम है। लाइक साइकियाट्रिस्ट की संख्या कम है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की कम है, साइकेडिक सोशल वर्कर की कम है, और लोगों में अवेयरनेस भी कम है। और इवन गवर्नमेंट अभी जितना ज़रूरत है उतना ज़रूरत के हिसाब से फोकस भी नहीं कर रहा है। हाई ट्रीटमेंट गैप एंड लैक ऑफ फैसिलिटीज फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन फॉर मेंटल इलनेस। क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं?
टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स विद द हेल्प ऑफ टेली मानस पर्पस। तो टेली मानस क्या है, एक टेली मेंटल हेल्थ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है फॉर द मेंटल इलनेस, और जिसका जो टोल फ्री नंबर है वो है 14416। Telemanus is a nationwide tele-mental health service aimed at providing free mental health services to individuals across India. Features क्या, it offers telephonic counseling, psychological support and mental health intervention via toll-free helpline, especially for those living in remote and underserved regions. It works by connecting trained professionals, mental health experts to individuals in need, enabling quick access to support. This initiative aims to address the mental health needs of the population, particularly focusing on the gap in the access to services. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था। किरण हेल्पलाइन भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशूज़ को स्पेशली जो है ये सुसाइड प्रिवेंशन में काम करता है। किरण इज़ अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट हेल्पलाइन दैट प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल इन डिस्ट्रेस। तो इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया था, किरण हेल्पलाइन किरण किस लिए काम करता है। 24/7 helpline offer immediate assistance to people facing mental health crisis such as depression, anxiety and other disorder. It is staffed with trained mental health professionals who provide counseling, mental health education and guidance on managing mental health concerns. It aims to reduce stigma associated with mental health and encourage individuals to seek help. ये भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर काम करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो चेयरपर्सन है वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है, तो ये ध्यान रखना। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं, सॉरी ये चेयरपर्सन नहीं, ये मिनिस्टर हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, और इसके ये जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा जी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आया, और ये जो है पर्सन विद मेंटल इलनेस के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनके साथ किसी तरीके से जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो, mental illness and ensure that they have access to affordable and quality mental health care services. कुछ फीचर्स जो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट है। एक्ट मेक्स मेंटल हेल्थ केयर राइट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग प्रोविजंस फॉर ट्रीटमेंट, केयर एंड रिहेबिलिटेशन, ये लोगों का अधिकार है। इट डिक्रिमिनलाइजेस सुसाइड अटेम्प्ट्स ensuring that the people who attempt suicide are not penalized but provided with support and treatment. तो पहले जो मेंटल हेल्थ एक्ट था जो कि 1987 में आया था, इसके अंदर जो सुसाइड अटेम्प्ट था वो एक क्रिमिनल ऑफेंस था अंडर IPC सेक्शन 309। तो 6 महीने की जेल थी अगर कोई बच भी जाता था सुसाइड अटेम्प्ट से, तो उसको अब डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के जो है अमेंडमेंट के बाद। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड एंड इंक्लूड्स गाइडलाइन फॉर कम्युनिटी बेस्ड केयर। तो कम्युनिटी बेस्ड केयर पे फोकस किया जाता है, यानी समाज में रहते हुए इलाज, ना कि पहले जैसे जो है असाइलम में रख दिया जाता था। लुनेसी एक्ट को ख़त्म कर दिया गया था, यानी जो लुनेसी या असाइलम का जो प्रोविज़न था बांध के रखने का, वो खत्म हो। तो लुनेसी एक्ट पे क्वेश्चन आता है, ये 1912 में आया था। नेक्स्ट है promotes a right-based approach to mental health care and enhance the social integration of people with mental illness. Aims to make mental health services more accessible and affordable to the general population, particularly marginalized group. नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो कि 1982 में लॉन्च हुआ, 1982 में। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी एक तरीके का जो है बहुत ही मेजर लेवल पे इनिशिएटिव है मेंटल हेल्थ डिलीवरी सिस्टम को मेंटेन करने का। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ सर्विसेज टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। की फीचर्स क्या है? कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाना, इंटीग्रेटिंग देम विद जनरल हेल्थ केयर सर्विसेज एट प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल। द प्रोग्राम प्रोवाइड्स for the training of healthcare providers in the identification and management of mental health conditions. It encourages the development of psychiatric facilities at district and sub-district levels. It promotes awareness and advocacy to reduce the stigma around the mental health and mental illness. ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था। तो अंडर द NMHP DMHP स्टार्ट हुआ, और DMHP का जो टाइम पीरियड है वो 1996 है, ये 1982 है और ये 1996 है।
तो डीएमएचपी के अंडर जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइकियाट्रिस्ट, एक पीएसडब्ल्यू, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक साइकियाट्रिक नर्सिंग ऑफिसर और बाकी और जो सैंक्शन पोस्ट हैं, बेसिकली यही 3-4 ही मेजरली रहते हैं। और इनको हर मतलब कुछ अलग अलग प्रोग्राम है जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर आते हैं। लाइक एक तो हर वीक में एक सीएचसी आपको जाना ही जाना है, और जितने भी सीएचसी हैं महीने में एक बार वहाँ का विजिट होना चाहिए, और वहाँ पे नियर बाई जो वहाँ के हैं पेशेंट वहीं पे देख लो, उनको बार बार डिस्ट्रिक्ट बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है। बट ऐसा बहुत कम होता है। दुआ से दवा कार्यक्रम चलाई जाती है, जो मज़ार, मंदिर, मस्जिद या ऐसे जहाँ पे टोना टोटका करने वाले हैं वहाँ जाके अवेयरनेस करना, ये भी कार्यक्रम होता है। तो की बेनिफिट्स क्या है? एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई गई है, डी स्टिग्मेटाइजेशन किया गया है, एंड क्राइसिस सपोर्ट दी जाती है और राइट बेस्ड अप्रोच से। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन विद जनरल हेल्थ सर्विसेज। पहले अलग थलग रहता था हॉस्पिटल के, लेकिन अब ये जनरल हॉस्पिटल के ही एक डिपार्टमेंट की तरह काम करता है, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट। चैलेंजेस क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन, तो जो सर्विसेज हैं उनको हम, या जो रिसोर्सेज हैं उनका हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। इनसफिशिएंट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की कमी की वजह से भी इश्यूज़ हैं। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टिग्मा। देन पैलिएटिव केयर क्या है? पैलिएटिव केयर इज़ अ क्रिटिकल एरिया ऑफ हेल्थ केयर, स्पेशली एज द एजिंग पॉपुलेशन। जो हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो औसत आयु है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एज एक्सपेक्टेंसी है वो हमारी बढ़ रही है। तो अब करंट में लगभग 67.7 के आसपास एज एक्सपेक्टेंसी है एज़ पर 2011 सेंसस। तो अब ये मुझे लगता है और बढ़ गया होगा, 70 क्रॉस कर गया होगा या 70 के आसपास होगा। तो हमारी जो ओल्ड एज एल्डर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ऐसे में डिपेंडेंट पॉपुलेशन प्लस जो सीवियर या टर्मिनली इल लोग हैं उनके लिए जो है पैलिएटिव केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो इसीलिए आप देख रहे हो अभी कैंसर का पैलिएटिव केयर सेंटर हर जगह खोलने की बात कही गई है डिस्ट्रिक्ट में। उसी तरीके से और भी जीरियाट्रिक केयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू द WHO 56.8 मिलियन पीपल ग्लोबली रिक्वायर पैलिएटिव केयर, नंबर एक्सपेक्टेड टू डबल बाई 2060। कह रहे हैं 2060 तक ये नंबर डबल हो जाएगा, क्योंकि अब बच्चे पैदा कम हो रहे हैं और बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। इन इंडिया ओनली 1 to 2% ऑफ पीपल इन नीड ऑफ पैलिएटिव केयर कैन एक्सेस इट। और जिनको ज़रूरत है पैलिएटिव केयर की इंडिया में, उसमें समझ लो 100 में से अगर 100 लोगों को ज़रूरत है तो सिर्फ 1 या 2 लोगों को पैलिएटिव केयर मिल पाता है। अब ये जो है लैक ऑफ रिसोर्स है या जो भी कह लो। नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर जो कि 2012 में लॉन्च हुआ, प्रोग्राम अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन टू इम्प्रूव एक्सेस टू पैलिएटिव केयर सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। पैलिएटिव केयर बेसिकली हमने अभी बोला था आपको टर्मिनली इल मतलब कि ऐसा पेशेंट जिसको लॉन्ग टर्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जिसका अब जिसको लॉन्ग टर्म पे ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा जाएगा, वेंटिलेटर पे रखा जाएगा, उसके ठीक होने के चांस शून्य हैं, तो उन्हें टर्मिनली इल बोला जाता है। टर्मिनली इल से जब बात करोगे तो आ जाता है यूथनेशिया। यूथनेशिया मतलब मर्सी किलिंग, इच्छा मृत्यु। ठीक है, इसको यूथनेशिया को इच्छा मृत्यु बोलते हैं, यानी अपनी इच्छा से मरने का अधिकार। तो इंडिया में यूथनेशिया जो है 2 तरीके का होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। तो इंडिया में जो यूथनेशिया दी जाने का प्रोविज़न है वो पैसिव, वो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से, प्रॉपर कंसेंट से और डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन से। तो जो एक्टिव में होता है, एक्टिव में क्या होता है, इंडिया को तो परमिशन ही नहीं है इंडिया में। एक्टिव में पॉइजनस इंजेक्शन लगा देते हैं, बट पैसिव में क्या करते हैं, जैसे वेंटिलेटर पे पेशेंट है तो वेंटिलेटर का सपोर्ट हटा लेंगे तो पेशेंट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ब्रेन डेड है या सीवियर कंडीशन है जिसमें पेशेंट को कुछ पता ही नहीं है और फिर भी वो जिए जा रहा है, तो ऐसे में यूथनेशिया का जो है कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। एंड देन न्यूट्रिशन एंड हंगर। न्यूट्रिशन एंड हंगर में इंडिया का जो रैंक है वो 111 है आउट ऑफ 125 कंट्रीज़। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 28.7 स्कोर था। तो ये बहुत ही सीरियस था, और ये मापा किस पे जाता है, स्टंटिंग वेस्टिंग पे, यानी उम्र के हिसाब से लंबाई कितनी है, उम्र के हिसाब से वज़न कितना है। ओवरवेट है तब भी उसको जो है रैंक ठीक नहीं मिलता है, और अंडरवेट है तब तो गड़बड़ है ही।
तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू टैकल हंगर, क्या क्या हंगर को टैकल करने का है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि 2013 में आया था, इंश्योर फूड सिक्योरिटी बाई प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज फूड टू पुअर। एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के थ्रू भी लोगों को अन्न देने की बात स्टार्ट की गई थी कोविड-19 पैंडेमिक से। एंड पोषण अभियान, पोषण अभियान अ मिशन फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स अंडर द ICDS स्कीम, ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। और ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर कौन है, अन्नपूर्णा जी। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है, आंगनबाड़ी वर्कर के थ्रू। ईट राइट मूवमेंट प्रमोट्स हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन। एंड देन पॉवर्टी डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन, पॉवर्टी डेवलपमेंट में देखेंगे तो इंडिया अकाउंट्स फॉर 17% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन बट हैज़ ओनली 2.45% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया एंड 4% ऑफ इट्स वाटर रिसोर्सेज। तो ये आप लोग याद रखो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा जो पॉपुलेशन है वो 17% है पूरे विश्व का, लेकिन हमारे पास लैंड कितना है पूरे विश्व का, सिर्फ 2.45%, और 4% हमारा वाटर रिसोर्सेज है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 28 एज पर 2019-21 डेटा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हैज़ इंक्रीज्ड, एट बर्थ इज़ डिफरेंट थिंग। तो ये फ्रॉम 31 ईयर्स इन 1947, आपकी आँख खुल जाएगी। और 1947 में सिर्फ 31 वर्ष औसतन जीते थे लोग, एंड नाउ 69.7 ईयर्स। ये बर्थ की बात है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 69.7 ईयर्स, ऐसे तो 67.7 है। एंड इन द 2015-19 जो है ये वाला 69.7% आया है रेशियो 2015-19 के डेटा से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 69.7 ईयर्स इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स a newborn is expected to live, while life expectancy rate 67.74 is an estimated of the average number of years person of given age can expect to live। तो ये डिफरेंस है। मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, तो ये कैसे मेजर्स, क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की। नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग 1952 में आया था। इसमें क्या करते थे, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में जो है अमेंड हुआ, हैव फोकस्ड ऑन फैमिली प्लानिंग टू रिड्यूस बर्थ रेट्स। मिशन परिवार विकास एंड इंडिया फैमिली प्लानिंग 2030 विजन डॉक्यूमेंट एम टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो आप लोगों को पता होगा जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स में पहले आप लोगों ने देखा होगा एक टैबलेट देते थे गर्भ निरोधक गोली के लिए, और कॉन्डम देते थे, अभी भी देते हैं। और IUCD इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बोलते हैं, IUCD इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको कॉपर टी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, याद रखना IUCD का फुल फॉर्म क्या होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, इंडिया हैज़ अ रिलेटिवली यंग पॉपुलेशन विद एन एवरेज एज ऑफ 29 ईयर्स। तो ये 29 ईयर्स हमारा एवरेज था, अभी तो नहीं, अभी बढ़ गया है, मेकिंग इट वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज ग्लोबली। दिस यूथ पोटेंशियल इज एन एसेट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जब तक अभी नया डेटा नहीं आता तब तक हम यही मानते हैं, 29 ही मानते हैं, तो सबसे यूथ है। समग्र शिक्षा अभियान यूथ डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए आया। PM कौशल विकास योजना आया जो कि स्किल को एनहांस करने के लिए। अटल टिंकरिंग लैब आया, ये रिसर्च और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए बच्चों में। तो आप देखोगे जो है बहुत सारे स्कूल है जहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब बनाया गया। स्टार्टअप इंडिया एंड खेलो इंडिया प्रोग्राम भी लाए गए। मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब जो हाथ से सफाई करते थे उसको प्रिवेंट करने के लिए इंडिया में इनिशिएटिव जो है काफ़ी मेजर लेवल पे लाया गया। तो जो नमस्ते प्रोग्राम है वो उसी के लिए है। 714 आउट ऑफ 766 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्फ फ्री मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो 714 लोगों ने मैनुअल स्कैवेंजिंग कम्प्लीटली बंद कर दिया है 766 डिस्ट्रिक्ट में से। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। ठीक है, तो ये इसके तहत जो है अगर कोई किसी को रखता है साफ़ सफाई कराने के लिए मैनुअली तो उस पर केस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट जो कि 1989 में आया, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू मैनुअल स्कैवेंजर्स पार्टिकुलरली फ्रॉम दलित कम्युनिटी। दलित वर्ड जो दिया था वो ज्योतिबा फूले ने दिया था। जुडिशियल रूलिंग क्या है, सफाई कर्मचारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में आया।
द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड मैनुअल स्कैवेंजिंग एज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 17, यानी जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता का अंत, उसका वायलेशन करता है, इसीलिए उस पर रोक लगाई गई। देन नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया गया, जो अदर इनिशिएटिव्स है। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिसको नमस्ते बोला गया, और इस नमस्ते स्कीम के अंडर आप देखोगे PMJAY में आपको मिल जाएगा कहीं कहीं नमस्ते स्कीम के अंडर जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भी जो है आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। राष्ट्रीय गरिमा अभियान, माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए। इनिशिएटिव क्या है? नेशनल पॉलिसी फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट 2007 में आया। एड्रेस द वेलफेयर ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन, वन नेशन वन राशन कार्ड, अब आप चाहे जहाँ हो, जहाँ रहोगे वहाँ से राशन ले सकते हो। एंड प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो 2.0 आया, एंड आयुष्मान भारत प्रोवाइड सपोर्ट फॉर माइग्रेंट वर्कर इन असेसिंग क्लीन एनर्जी एंड हेल्थ सर्विसेज। अर्बनाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो अर्बन पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 36% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज, जो कि वर्ल्ड बैंक 2023 का डेटा है। फ्यूचर प्रोजेक्शन है कि इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू रीच 40% बाई 2036, यानी 2036 तक 40% भारत की पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहेगी। कंट्रीब्यूशन टू GDP, अर्बन एरियाज कंट्रीब्यूशन अराउंड 60% ऑफ इंडियाज GDP, और जो कि नीति आयोग का डेटा है 2022 का। अर्बन स्लम्स, 49% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम्स, यानी जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं 49% लोग झुग्गी में रहते हैं या ऐसे अनहाइजीनिक जगह पर रहते हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक 2020 का डेटा है। अमृत, जो कि सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन इनिशिएटिव है। अमृत मतलब अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो अर्बन एरियाज है उनको ट्रांसफॉर्म करना, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। स्मार्ट सिटीज़ मिशन, स्मार्ट सिटी डेवलप करना। सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, तो आप लोगों को पता होगा 2024 को WHO ने बोला था लोनलीनेस इज़ अ ग्लोबल थ्रेट, मतलब सबसे बड़ा खतरनाक जो है एक तरीके से बीमारी है। तो इसमें क्या क्या रिस्क है? हेल्थ रिस्क, लोनलीनेस एसोसिएटेड विद 50% इंक्रीज्ड रिस्क फॉर डिमेंशिया एंड 29% इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, 32% इंक्रीज रिस्क फॉर स्ट्रोक, तो इतनी प्रॉब्लम बढ़ती है। सुसाइड प्रिवेंशन पे क्या इनिशिएटिव है? इंडिया सुसाइड रेट हैज़ इंक्रीज टू 12.4 पर लाख, यानी 1 लाख में 12.4 लोग सुसाइड करते हैं, विद वुमेन एंड गर्ल्स हैविंग अ हायर रेट देन द ग्लोबल एवरेज, जो लैंसेट की रिपोर्ट कहती है। कुछ पॉलिसीज़ है। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी जो 2022 में आया, एंड मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आया, जो सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेके आए। स्कूल एजुकेशन में देखें तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें 100.13 है। यूडाइस प्लस शोइंग द हाई रेट ऑफ एनरोलमेंट एट द प्राइमरी लेवल पे काफ़ी हाई एनरोलमेंट रेट है। सेकेंडरी एजुकेशन में 79.56% है। एंड ड्रॉप आउट देखें तो प्राइमरी एजुकेशन में 1.4% एंड सेकेंडरी एजुकेशन में 12.62%। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या होता है? द मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर एडल्ट इज 6.7 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द UNDP's ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। UNDP मतलब यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर कितना है? 4.64% ऑफ GDP एज पर द 2020 एंड 21 फाइनेंस जो बजट है, विच इज़ स्टिल शॉर्ट द 6% टारगेट सेट बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें 6% टारगेट रखा गया है GDP का। चैलेंजेस क्या है? 25% ऑफ 14 to 18 ईयर्स ओल्ड रूरल यूथ स्टिल कैन नॉट रीड अ स्टैंडर्ड सेकंड लेवल टेक्स्ट फ्लुएंटली इन देयर रीजनल लैंग्वेज एज पर द ASER 2023 रिपोर्ट, यानी इनका कहना है कि 14 से 18 वर्ष के बच्चे अभी भी 25% ऐसे हैं जो कक्षा 2 के भी किताब को नहीं पढ़ पाते हैं फ्लुएंटली। हायर एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ग्रास एनरोलमेंट है वो क्या है? वो NEP 2020 सेट एज अ टारगेट फॉर GER टू रीच एटलीस्ट 50% बाई 2035। तो मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन इसीलिए बनाया है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ बनाए हैं। इंटरनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन किया है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को एनहांस किया है। एजुकेशन इन रीजनल लैंग्वेज मतलब कि क्षेत्रीय भाषा में उनको पढ़ाओ। आर्टिकल 350A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? प्रोवाइड्स फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स।
RTE एक्ट 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 encourage the use of regional language as the medium of instruction particularly at the primary age। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 0 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री ऑफ एजुकेशन देने की बात करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है। एंड अदर इनिशिएटिव क्या है, अनुवादिनी AI बेस्ड ऐप है, ई कुंभ पोर्टल एंड नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है। कुछ क्वेश्चन है फटाफट कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया 44 मिनट का। व्हाट परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स इन इंडिया सफ़र फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू द नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16। तो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे कब हुआ, 2015-16 में हुआ, ये ध्यान रखना। अभी नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे फिर से हो रहा है, उसके लिए खूब रिक्रूटमेंट हुई है। आप लोग देखे होंगे हर जगह कहीं ना कहीं PSW, कहीं ना कहीं CP की डिमांड रहती थी, तो उस प्रोग्राम के लिए ही था। ठीक है, तो ये कितना था, 10.6%। एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट गैप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, तो कितना था, 70 to 92% लोग को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इनिशिएटिव फॉर प्रोवाइडिंग टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया, तो टेलीमानस का हेल्पलाइन नंबर 14416 है। द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 इन इंडिया प्राइमरली एम्स टू क्या है, improve access to mental health services and decriminalize suicide attempt। What percentage of people in need of palliative care in India can access it, तो 1 to 2% सिर्फ पैलेटिव केयर जिनको ज़रूरत है उनका 1 से 2% लोग ही एक्सेस कर पा रहे हैं। विच प्रोग्राम अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन एम्स टू इम्प्रूव एक्सेस टू पैलेटिव केयर सर्विसेज इन इंडिया, तो यह है नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलेटिव केयर। इंडिया रैंक्ड आउट ऑफ 125 कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल 100, तो 111। विच एक्ट इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी बाई प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड फूड टू द पुअर इन इंडिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये सब एक्ट याद करके रखो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज डिजाइन टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू द पुअर स्पेशली ड्यूरिंग इमरजेंसीज लाइक द कोविड-19 पैंडमिक, तो कोविड-19 पैंडमिक में कौन से मिशन में जो है दिया गया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, तो ये पोषण अभियान। व्हाट इज द इंडियाज करंट पॉपुलेशन एज अ परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, तो 17%। विच प्रोग्राम इन इंडिया फोकसेज ऑन फैमिली प्लानिंग एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, तो इसमें अलबदा हो जाएगा मिशन परिवार विकास, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एंड नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। व्हाट इज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया एज पर द यूडाइस प्लस रिपोर्ट, तो 79.56%। अकॉर्डिंग टू द यूडाइस रिपोर्ट व्हाट इज द ड्रॉप आउट रेट इन सेकेंडरी एजुकेशन, तो ड्रॉप आउट रेट है जो सेकेंडरी एजुकेशन में 12.62%। व्हाट इज द टारगेट फॉर द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाई 2035, तो ये 50% रखा है टारगेट। विच प्रोविजन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इनकरेजेज द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन इंडिया इन एजुकेशन, तो ये B और A और B दोनों हो जाएगा। यानी आर्टिकल 350 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाओ, एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। What percentage of household in India have health insurance to coverage according to the National Family Health Survey 5th edition, 41%. Which initiative aims to provide financial protection for health services under the Universal Health Coverage program in India, Ayushman Bharat Yojana। What is the current doctor to patient ratio in India, तो ये एक डॉक्टर 834 पेशेंट पे। Which of the following digital health initiative is developed to facilitate the distribution and tracking of COVID-19, तो ये कोविन था। Which platform supports community based care for TB patient in India, तो यह निक्षय 2.0 पोर्टल। Which of the following is an AI based app aimed to at supporting multilingual education in India, तो multilingual education अनुवादिनी, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई एग्जाम्स में, तो इसको आप लोग याद कर लेना। तो इस तरीके से ये ख़त्म हुआ जो हमारा हेल्थ इन इंडिया का टॉपिक था। कुछ हेल्थ से रिलेटेड फैक्ट्स, कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड फैक्ट्स वो मैं कराऊंगा अगले क्लास में जब भी टाइम मिलेगा। तो आप लोगों को ये इनिशिएटिव कैसा लगा ज़रूर बताएं। एक समस्या ये है कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग देखते तो हैं ना, तो वो
फीडबैक देते हैं, जैसे मैं पूछता हूँ इनिशिएटिव कैसा लगा, मैं नहीं कहता कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, करना है करो, नहीं तो ना करो, बट एटलीस्ट कमेंट करके ये तो बता दो कि हाँ ये इनिशिएटिव कैसा लगा, या इसमें कुछ ऐड ऑन करना है, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हो सकते। मैं कभी नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड बेटर कंटेंट एज माई बेस्ट। तो वो आप लोग अगर कुछ ऐड ऑन करेंगे कि इसमें ये होना चाहिए होना चाहिए, तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, इवन आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो ईमानदारी से बताओ यार, सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं, मैं भी आपसे सीखूंगा। तो जो ऐड ऑन करना है वो ज़रूर बताओ, क्योंकि एक बंदा जितना सोचता है उससे ज़्यादा बेहतर और लोग मिलके सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोग बताओगे तो कुछ चीज़ें इम्प्रूवमेंट करेंगे अगले वीडियोज़ में। और लाइक सब्सक्राइब ये सब मैं कभी कहता नहीं हूँ, और अगर कोई कर देता है तो अच्छा है, नहीं करता है तो भी अच्छा है। हमारा काम है कि जितना हो सके लोगों को हेल्प करना, वो मैं कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।